नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को लेकर बहुत दिनों से आप लोग की तरफ से यह रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि सर इस टॉपिक पर आप एक वीडियो लेक्चर बनाएं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग की जो डिमांड है उसे पूरी की जाए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। ठीक है, यही जड़ है पूरी कहानी का, पूरे जो झमेले का जड़ यही है सेल। ठीक है, और ये सेल एक जगह हो गया एग्रीमेंट टू सेल और एक जगह हो गया सेल डीड। जैसे ही सेल की बात आती है वहाँ पर राइट की बात आ जाती है, किसी के अधिकार की बात होती है ना, होती है ना। राइट के ट्रांसफ़र की बात होती है, वो भी होती है। किसी व्यक्ति का किसी चीज़ पर, किसी प्रॉपर्टी पर राइट है और वह राइट ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। कैसे हुआ? वह हुआ आपको थ्रू सेल। कैसे हुआ? सेल के माध्यम से हुआ। अब वह सेल दो भाग में हो गया, एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड। आपको अगर लगता है कि यह एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों एक ही बात है तो यह बिल्कुल ही गलत सोचते हैं आप। यह बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और यही जड़ है। ये जो सारे झमेले हैं ना, उसका जड़ यही है कि आप इन दोनों बातों को एक ही चीज़ समझते हैं। करें भी क्या, अगर आप कानून में भी देखते हैं, सेक्शन में भी देखते हैं तो दोनों बातों का जिक्र, ठीक है, एक ही सेक्शन के अंदर किया गया, वो है सेक्शन 54। सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत बात की गई है एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड की। इन दोनों की बात की गई है, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब बिफोर सेल, यानी संपत्ति बेचने से पहले जो आपस में एग्रीमेंट होता है, इकरारनामा होता है, उसे हम महदनामा भी कहते हैं, बयाना भी कहते हैं, कोई कहीं कहीं महद्दा भी कहते हैं। ठीक है, यानी अभी इसमें जो ओनरशिप है, संपत्ति पर जो मालिकाना हक है, वो एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। वह ट्रांसफ़र कब होता है? सेल डीड में होता है। इसमें तो एक एग्रीमेंट कर लिया गया है कि भाई मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया है, उस एग्रीमेंट को लेकर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें हम लोग एग्री हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी है, उसको हमने विज़िट किया है, साइट पर हम गए हैं जहाँ प्रॉपर्टी है उसको हमने विज़िट किया। अगर कोई फ्लैट है, किसी अपार्टमेंट में कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसको हमने इंस्पेक्ट किया है, देखा है, मैं संतुष्ट हूँ। खरीदार जो कहता है, खरीदने वाला जो बायर है वो संतुष्ट है। और चूँकि मुझे अभी नहीं, कुछ दिनों बाद खरीदना है वो संपत्ति, प्रॉपर्टी आपसे, तो आप किसी और को ना बेचें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ एडवांस पैसा भी दे देता हूँ और उसको लेकर हमारे आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। बस यही तो बात है, यही है ना। और जो तारीख तय होगी उस अगली तारीख को, जो भी अगली तारीख होगी, जो तारीख हमने तय कर रखी है, ठीक है, जब भी हमारी अगली मुलाकात होगी एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। वह दिन जो मुकर्रर किया जाएगा, वो तारीख जो तय की जाएगी, वह एग्रीमेंट टू सेल में ही तय कर दी जाएगी। सब कुछ लिखित में होगा। जो सेलर और बायर, यानी ज़मीन के मालिक और जो ज़मीन का खरीदार, जो नया बायर है, उसके बीच में जो भी बातें होंगी वह इन रिटन होगी। एक डॉक्यूमेंट में उसको लिखा जाएगा, एक दस्तावेज बनेगा उन बातों का, उनके समझौतों का। वही कहलाता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, और जब ज़मीन खरीदी जाती है, यानी जब ज़मीन का जो ओनरशिप होता है, मालिकाना हक, जब मालिक जो ज़मीन का ओनर है उसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, बायर को, वो सेल डीड के माध्यम से किया जाता है। डॉक्यूमेंट दोनों हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अब एग्रीमेंट टू सेल में पहले क्या होता है? दोनों होते हैं, सेलर और बायर होते हैं। यानी ज़मीन का जो मालिक होता है, जिसे ज़मीन जो सेलर है वो भी होगा, जो ज़मीन बेचने वाला है, और जो ज़मीन खरीदने वाला है वह भी होगा। तो दोनों सेलर बायर के नाम होते हैं, उनका पूरा एड्रेस होता है, उनकी उम्र का जिक्र होता है, उनका पूरा एड्रेस होता है, उनके पिता का नाम, पूरा उनका डिटेल होता है। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ बोथ सेलर एंड बायर, यह एग्रीमेंट टू सेल में होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या क्या शर्तें होंगी, ठीक है, वो शर्तें लिखी होती हैं इसमें।
किस तारीख को जो है सेल डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एडवांस मनी क्या होगा, एडवांस मनी कितना देना है, ज़मीन का कंसिडरेशन वैल्यू यानी ज़मीन की कीमत क्या होगी, सब कुछ उसमें तय होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा, जिस दिन एग्रीमेंट बना है एग्रीमेंट टू सेल वह भी होगा, उसमें यह भी जिक्र होगा किस दिन सेल डीड एग्जीक्यूट की जाएगी, ठीक है। यानी जो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, ज़मीन का जो केवाला जिसे आप कहते हैं, ठीक है, वह किस दिन होगा। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मैंने बताया, उसकी कीमत के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए ज़मीन की कीमत क्या हो गई, 5 लाख रुपए हो गई, क्या हो गई, 5 लाख रुपए हो गई, ठीक है। एडवांस मनी जो मैंने आपको बताया, जो कीमत तय है कंसिडरेशन, जहाँ सेल है वहाँ कंसिडरेशन होगा, जहाँ केवाला होगा वहाँ तो एक कीमत तय होगी ना, उसी को कंसिडरेशन अमाउंट कहते हैं। फ्री में थोड़ी देना है, कोई गिफ्ट थोड़ी हो रहा है, ना गिफ्ट हो रहा है, ना किसी को वसीयत लिख रहे हैं, यह तो बेचना है, यहाँ तो सेल हो रहा है, बिक्री हो रही है, ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शन होगा। तो कंसिडरेशन अमाउंट मान लीजिए 5 लाख रुपए है, उसमें से 1.5 लाख रुपए हमने 1.5 लाख रुपए हमने एडवांस दे दिया यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए किसी दोनों पार्टी में से किसी ने शर्त तोड़ दी, शर्तें नहीं मानी भविष्य में, मान लीजिए बेचने जो ज़मीन का मालिक है यानी जो सेलर है उसी ने कह दिया कोई मुझे ज़्यादा पैसे दे रहा है, मैं आपको नहीं बेचूंगा, भाई बायर का नुकसान होगा ना, उसको तो ज़मीन खरीदनी थी, उसको तो नुकसान होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो सारी बातें भी लिखी होंगी, उस सिचुएशन में क्या होगा सारी बातें लिखेंगी, उसका हर्जाना कौन देगा, सारी चीज़ें। डेट ऑफ सेल डीड मैंने बताया है, किस दिन ज़मीन की रजिस्ट्री होगी वो भी एग्रीमेंट टू सेल में लिखा होगा। और देखिए एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि ये जो एग्रीमेंट टू सेल होता है, खरीदार को ये लगता है, ज़मीन के बायर को लगता है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया, महदनामा हो गया, इसी से हम ज़मीन के मालिक हो गए, जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ज़मीन का जो मालिकाना हक होता है वह एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं होता, उसके लिए आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करना होगा, सेल डीड बनेगा तभी जाके ज़मीन का मालिकाना हक होगा। उसके बाद चौहद्दी, ज़मीन का जो चौहद्दी होगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में क्या है, जैसे मान लीजिए ज़मीन के एक तरफ मान लीजिए ईस्ट में क्या है, सड़क है, ठीक है, पूर्व दिशा में सड़क हो गई, वेस्ट में मान लीजिए किसी का मकान हो गया, ठीक है, साउथ में किसी और का घर हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ में मान लीजिए फिर कोई सड़क आ जाती है या कोई खाली ज़मीन आ जाती है या कोई बगीचा आ जाता है, कोई तालाब आ सकता है। तो चारों दिशाओं में क्या है, इससे क्या होता है, ज़मीन का आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, उसमें देखते हैं ना कि आपका कोई बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं, आपका मांगा जैसे कोई कट का निशान हो गया, आपका नाम एड्रेस पता सब कुछ तो ले लिया उन्होंने, लेकिन आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए मांग लेते, तो वही समझ लीजिए, वही निशान। तो बाउंड्री ये बताता है, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी होती है, पीस ऑफ जो लैंड होता है या कोई फ्लैट है, ठीक है, कोई अपार्टमेंट, उससे उसको पता चलता है कि उसके चौहद्दी में क्या है, ठीक है, उससे इस प्रॉपर्टी के बारे में, उस पीस ऑफ प्रॉपर्टी, पीस ऑफ लैंड के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, यह तो हो गया एग्रीमेंट टू सेल। अब सेल डीड की बारी आती है, ये हुई मुद्दे की बात। अब आप समझ जाइए कि जो सेल डीड होता है वो साफ साफ है, इसमें भी वही बात होगा, एक सेलर और बायर होंगे तो दोनों का नाम होगा, सेलर बायर का नाम होगा, उनका नाम होगा, उनके पिता का नाम होगा, उनकी उम्र होगी, उनकी उम्र के बारे में उनका पूरा पता होगा, प्रॉपर्टी कितने क्या कीमत है प्रॉपर्टी की, उसका वैल्यूएशन होगा। जो एडवांस मनी मान लीजिए 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख रुपए दे दिए, तो 1.5 लाख रुपए जो एडवांस दे दिया उसका जिक्र होगा। प्रॉपर्टी की कुल कीमत 5 लाख रुपए, जिससे कि 1.5 लाख रुपए दिनांक कितने को पाया था, ठीक है, जिसका जिक्र जो है महदनामा में भी है, एग्रीमेंट टू सेल में भी है। कंसिडरेशन अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए है, वो आप लिख दे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 5 लाख रुपए, ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी हो। कंसिडरेशन अमाउंट हो गया, यानी कि कुल कितना भुगतान होगा, ज़मीन की खरीदगी जो होगी, ज़मीन जो खरीदा जाएगा, ठीक है, उसकी कीमत है, भुगतान करना है तो कितना होगा। प्रॉपर्टी किस तारीख को रजिस्ट्रेशन हो रही है, यानी केवाला किस दिन होगा वो, ठीक है। इसी में अब ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक जो होता है, ज़मीन का मालिकाना हक सेल डीड में होता है, ठीक है, सेल डीड में होता है। 2 गवाह होंगे आपके, स्टैंप ड्यूटी जो होती है स्टेट के हिसाब से वहाँ का वो होगा, यह सब कुछ आपको सब रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, ये तमाम चीज़ें। अब एक परेशानी फंस गई, एक परेशानी यह फंस गई कि मान लीजिए कि एग्रीमेंट टू सेल हुआ और किसी भी पार्टी ने, चाहे वह सेलर हो या बायर हो, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर मुकर जाती है,
ज़मीन बेचने वाले ने कह दिया कि मुझे तो कहीं से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मैं नहीं बेचूंगा अभी मेरा मन ही नहीं है, वो कारण भी बिना कारण बताए उसने कह दिया अभी मुझे बेचना ही नहीं। और फिर एग्रीमेंट क्यों किया भाई? परेशान करने के लिए, या जो बायर है वह कुछ गलत कर रहा है, उसने कह दिया, उसका ये कहना कि नहीं मैंने जो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पैसा दिया था, कुछ एडवांस पैसा दिया था, उसका जिक्र नहीं हुआ, या कोई भी बहाना बनाकर वो चाह रहा है कि अननेसेसरी परेशान करना सेलर को, ठीक है, दबाव देना कि और ज़मीन की कीमत वह कम कर दे, 5 लाख है तो 4 लाख कर दे, है ना, 4.5 लाख कर दे, 3 लाख कर दे, कुछ भी कम कर दे। दबाव बनाता है बायर भी कभी कभी, ठीक है, क्योंकि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितना हम समझते हैं, ठीक है, थोड़ा जिगजैग है, तो हर कोई अपना हथकंडा अपनाता है अपने हिसाब से। तो उसके लिए कानून में ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है, कानून है ना। सेक्शन 54 में तो मैंने आपको बताया ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड की बात है। वहीं सेक्शन 53A नोट डाउन कर लीजिएगा, सेक्शन 53A, ठीक है, ए सेक्शन 53A में दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कि एक तो आपने काम कर दिया एग्रीमेंट टू सेल का, अब जो पार्ट बच गया है, यानी इस एग्रीमेंट को जो एग्जीक्यूट करना है, यानी ज़मीन का जो केवाला रजिस्ट्री करना है, वह करना है आपको, उसी के लिए कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो इसका आप केस कर दीजिएगा कोर्ट में, आपके ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी, आपके ज़मीन की रजिस्ट्री कोर्ट करवाएगी, न्यायालय करवाएगी। आप न्यायालय में सारे फैक्ट्स को रखिएगा, दस्तावेज को रखिएगा, एग्रीमेंट टू सेल जो है महदनामा है उसकी कॉपी लगाइएगा, एग्रीमेंट टू सेल को लगाइएगा, सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखिएगा। सारे फैक्ट्स तो आपको एग्रीमेंट टू सेल में बने ही होते हैं। अब परिस्थिति क्या बनी जिसके कारण यह ज़मीन का केवाला नहीं हो रहा, वो सारे फैक्ट रखिए कोर्ट के सामने। तो फिर कोर्ट निर्देश देगी, कहेगी अपना जो पार्ट परफॉर्मेंस है, यानी जो बाकी का तुम्हारा बचा हुआ काम है, पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब बचा हुआ काम, देखें ना, पार्ट मतलब बचा हुआ, परफॉर्मेंस मतलब काम, तो उसको परफॉर्म कर, उसको करना है, परफॉर्मेंस का मतलब करना है। तो जो बचा हुआ काम है वो कोर्ट निर्देशित करेगी, चाहे वो सेलर हो या बायर हो। सेलर होगी, उसको कहेगी आप रजिस्ट्री कीजिए, जो बायर उनके नाम से रजिस्ट्री कीजिए, और बायर अगर कुछ करा तो बायर को आपने एग्रीमेंट कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, और एन वक्त पर आप सेलर को कहते हैं, वो तो उनको तो उनके इस बीच में उनको बहुत सारे लोग आए, खरीदार आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो एग्रीमेंट हो चुका है, मैं आपको ज़मीन नहीं बेच सकता हूँ, तो आपके कारण इनको भी तो नुकसान हुआ। उस हिसाब से कोर्ट जो है रेमेडी देती है, कंपनसेट भी करती है बायर को, अगर सेलर को नुकसान होता है उसको कंपनसेट भी करती है, अगर बायर को भी नुकसान होता है बायर को भी करती है, सेलर होता है तो सेलर को भी, जैसा सिचुएशन होता है फैक्ट के हिसाब से कोर्ट करती है और उसी हिसाब से कोर्ट निर्देशित करती है। तो यह आपको एक रेमेडी होगी सेक्शन 53A के तहत, ठीक है। अब एक परेशानी यह है कि सवाल भी बनता है यह कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं। देखिए रजिस्टर्ड अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा ना, अगर यह दस्तावेज जो है एग्रीमेंट टू सेल, यह जो दस्तावेज है ना एग्रीमेंट टू सेल, यह अगर आपका रजिस्टर्ड होगा तो जानते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप इसके लिए आसानी से केस कर सकते हैं सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत पार्ट परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। कोर्ट निर्देशित करेगी कि अपना जो तुम्हारा बचा हुआ काम है, एक काम तो तुमने कर दिया, एक काम तो कर दिया कि एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, महदनामा तो कर दिया, लेकिन अब बचा हुआ काम जो सेल डीड है उसे करो। अगर कब यह कोर्ट में आप जा सकते हैं इसके लिए सेक्शन 53A में, जब आपका यह जो महदनामा है, ठीक है, बयाना जो है ये एग्रीमेंट टू सेल जो है यह रजिस्टर्ड होगा तभी। अब सवाल यह भी कन्फ्यूज़न एक होता है ना कि बहुत लोग समझ लेते हैं कि ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया इसी से हम ज़मीन के मालिक हो गए, वाह, इससे नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओनरशिप तो ट्रांसफ़र ही नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि कोई ऐसा जजमेंट भी है क्या सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल है, सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट की नज़र से आप नहीं बच सकते हैं, सुप्रीम है ना, देश की सर्वोच्च अदालत है। एक जजमेंट है सूरज, नोट डाउन कर लीजिएगा, सूरज लैंप जो होता है ना लैंप, वही सूरज लैंप इंडस्ट्रीज, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दिख रहा है आपको? मैं बोल भी देता हूँ एक बार, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 2011 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है।
सन 2011 का यह जजमेंट है। कोई दिक्कत? तो इस सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब यह नहीं होता है कि आप उस ज़मीन के मालिक बन गए, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। अभी आपके और बीच में सिर्फ इकरारनामा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है कि इन फ्यूचर में 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी एक डेट फिक्स की जाएगी, उस डेट को सेल डीड बनेगा और उसकी रजिस्ट्री होगी। ठीक है, उस सेल डीड को रजिस्टर कराया जाएगा कहाँ? सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा, इससे नहीं होता है। तो यह तो एक जजमेंट आपके काम का हो गया। ठीक है, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अब समस्या तो यह तो हो गया। एक मैंने आपको रेमेडी बता दिया कि अगर कोई एग्रीमेंट करके मुकर जाता है, ज़मीन नहीं बेचता है, तो उसके लिए आप केस कर सकते हैं सेक्शन 53A के तहत पार्ट परफॉर्मेंस के लिए। कब? जब यह एग्रीमेंट टू सेल, यह जो महदनामा है आपका रजिस्टर्ड होगा तब। अब मान लीजिए रजिस्टर्ड नहीं है, तब क्या होगा? आपको सही जानकारी नहीं, इसलिए कहा जाता है एक्सपर्ट से आपको एडवाइस लेना चाहिए। एडवाइस लेने में क्या जाता है, उनकी जो फ़ी होगी फ़ी दे दीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा जो आपका लाखों की ज़मीन, तो मैंने 5 लाख एग्जाम्पल के लिए बताया। आज की डेट में साधारण से साधारण ज़मीन भी जो है ना आपको, जो थोड़ी ठीक ठाक होती है, 30-35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और थोड़ा भी ढंग का लेते हैं तो करोड़ों में ज़मीन की कीमत है आज की डेट में। तो लाखों करोड़ों का नुकसान करने से अच्छा है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो लॉयर हैं, ठीक है, जो एडवोकेट्स हैं, उनसे आप मशवरा लीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए, और तभी जाके आप इस तरह के एग्रीमेंट कीजिए या ज़मीन की खरीदारी कीजिए। नहीं तो आपको बाद में फिर वही कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी गलती की, कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, लॉयर की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि मेरे इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी, लेकिन मैंने बताया ना हर सिचुएशन और केस में वेरी करता है, लेकिन यह जो चीज़ें बता रहा हूँ यह आपको बहुत काम आएगा। तो यह तो चीज़ हो गई, आपको आप केस कर दीजिएगा सेक्शन 53A के तहत, यह तो हो गया। और यह सवाल जुडिशरी के एग्ज़ाम, जो हमारे साथी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ही पूछा जा सकता है कि ये एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड कहाँ डिफाइन है। आपको लगेगा कि सेल डीड तो सेक्शन 54 में है, एग्रीमेंट टू सेल कहाँ है? ठीक है, जिसको एक्चुअली उसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल लिखा हुआ है, तो वही है आपको एग्रीमेंट टू सेल, और सेम उसी सेक्शन में, सेक्शन 54 में ही है। ठीक है, रेमेडी के लिए भी है, कोई अगर करता है, ब्रीच करता है कंडीशन, तो सेक्शन 53A में जाएंगे। चलिए, यह तो हो गया। अब अगर यह रजिस्टर्ड नहीं है एग्रीमेंट टू सेल, तो इसके लिए आप जाइएगा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप केस कीजिएगा। ठीक है, इसमें यही हुआ था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कीजिएगा। उसमें क्या हुआ था कि एग्रीमेंट हुआ, गलती यही हुई कि वो एग्रीमेंट आपसी विश्वास था, आपसी विश्वास में सिंपल नोटराइज करवा लिया होगा उन्होंने, या कुछ भी नहीं करवाया, ऐसे ही डॉक्यूमेंट रख दिया, यही गलती करते हैं। इसमें भी यही हुआ, इस केस में भी हुआ, कुछ नहीं, आपस में एक एग्रीमेंट सिंपल बन गया, कोई रजिस्टर्ड नहीं उसको कराया गया, एग्रीमेंट टू सेल एक दस्तावेज बस बन गया, दोनों के साइन हो गए, बात खत्म। अब जो सेलर था उसने मना कर दिया, वो कहा कि मुझे ज़मीन नहीं बेचनी है। यहाँ तो दिक्कत वाली बात आ गई। अब जो बायर था, बायर फिर हुआ, केस किया, उसने गया, तो सेलर ने अपने जवाब में यही लिखा अपने डिफेंस में। ठीक है, जो डिफेंडेंट था, प्लेंटिफ तो था, जो बायर था, ठीक है, उसने केस किया था। जो डिफेंडेंट था उसने अपने डिफेंस में यही, अपने बचाव में उसने यही लिखा रिटन स्टेटमेंट में कि ठीक है, हमारे उनके बीच में था ये सारा चीज़, ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने ज़मीन के पोजीशन की बात नहीं की थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि प्लेंटिफ केस जीत गया था और ये मामला एग्जीक्यूशन कोर्ट में गया था, डिक्री हो गया था, डिक्री फेवर हो गया था प्लेंटिफ के। ये मामला एग्जीक्यूशन कोर्ट का मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। एग्जीक्यूशन कोर्ट में जब उसमें जो आपको ये डिफेंडेंट था, ठीक है, उसने कहा कि हमारे उनके बीच में जो इकरार, इन्होंने जो कोर्ट में जो प्रेयर किया था कोर्ट में, उसमें उन्होंने पोजीशन कब्जा दिलाने का उन्होंने रेमेडी रिलीफ नहीं मांगा था कोर्ट में, ये कहा। तो इसमें ये मामला हाई कोर्ट के पास पहुंचता, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पास। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में यह रिलीफ मांगा गया था प्लेंटिफ के द्वारा, ठीक है, लोअर कोर्ट में मांगा गया था कि जो एग्रीमेंट टू सेल है उसके हिसाब से यह ज़मीन का केवाला मेरे नाम से कराया जाए। ठीक
ठीक है, यह सेल डीड एग्जीक्यूट करा। तो जब सेल डीड एग्जीक्यूट होगा तो उसमें एक इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है कि कंसिडरेशन अमाउंट के साथ साथ ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। एग्रीमेंट टू सेल में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ है ना, वही मैंने बताया, ओनरशिप भी यानी मालिकाना हक भी ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही मालिकाना हक ट्रांसफ़र हुआ क्या होगा, पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। मालिकाना हक, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब यह चीज़ मैंने किसी को लिख दिया, यह चीज़ मान लीजिए मकान है, यह मकान मैं किसी को, ठीक है, यह चीज़ मैंने किसी को लिख दिया, किसी के नाम एक पीस ऑफ लैंड है, यह पीस ऑफ लैंड है, यह मैंने किसी को रजिस्टर्ड कर दिया, लिख दिया किसी और के नाम पे एक डॉक्यूमेंट दस्तावेज के हिसाब से, तो वह तो उसी का मालिकाना हक हो जाएगा ना। तो ओनरशिप ऐसी ट्रांसफ़र हो रही तो उसके पोजीशन में तो आएगा ही। जब उसके पास दस्तावेज हैं, उसके बाद उस पर वो मकान बनवाए, दुकान खोले, उसको जो करना है करे, उसके पास दस्तावेज है ना, यही तो होता है। और क्या होता है, कब्जा के लिए थोड़ी करेगा कि जेसीबी मशीन लाएगा उस जमीन प्लॉट को उखाड़ के कहीं और ले जाएगा, कब्जे में कर लेगा, या पूरा बांध देगा उसको रस्सी से ज़मीन को। भाई कब्जे का मतलब क्या हुआ, अब वो उसका मालिक हो गया, उस पर जो भी उसको खेती करना है खेती करे, बगीचा लगाना है बगीचा लगाए, पार्क बनाना है पार्क बनाए, हॉस्पिटल बनाए, लीज पे देना है, जो करना है वो करे, अब वो मालिक है उसका, ठीक है ना। इलीगल एक्टिविटी बस नहीं करनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हो गई। तो कोर्ट ने भी वही बात कही कि तो ऑलरेडी इसमें बात लिखी हुई है कि जब किसी को उस ज़मीन का ओनरशिप जब दिया जाएगा, उसके नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, तो ये अंडरस्टूड है कि उसके नाम से उस ज़मीन का ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हुआ, उसका पोजीशन भी होगा। तो इसके लिए अगर प्लेंटिफ नहीं भी रिलीफ मांगते हैं तो अंडरस्टूड है ये बात। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप केस कीजिएगा इन फ्यूचर, अगर आपके साथ होता है तो आप रिलीफ में, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है परेशान करने की नीयत से, ठीक है, एटलीस्ट आपको न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर लगेगा, मान लीजिए समय आपका किल होगा, कुछ परेशानी होगी, क्यों ना मैं शुरू में ही आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस रेमेडी का इस्तेमाल करें। आप लिख दीजिएगा, रिलीफ होता है, ठीक है, आपके पिटीशन में एक रिलीफ होता है, रिलीफ आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए उसमें आप लिख दीजिएगा। इसमें ये भी सेल डीड के बारे में भी लिख दीजिएगा, जो सेल डीड एग्जीक्यूट का वो भी एक, तो ये दूसरा लिख दीजिएगा आप उसमें कि पोजीशन के लिए आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यह केस क्या था, देखिए ये केस मैं आपको बताता हूँ, सारा फैक्ट तो बता दिया मैंने, केस बताया नहीं आपको, केस जान लीजिए। केस है केवी श्रीनिवासलू, केवी श्रीनिवासलू, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, केवी श्रीनिवासलू एंड अदर्स वर्सेस वी भास्कर, ठीक है। केवी मैं लिख दूंगा जजमेंट, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, ये दोनों जजमेंट में लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें। केवी श्रीनिवासलू एंड अदर्स वर्सेस वी भास्कर, यह आपको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है, 2023 का, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। किसी तरह का भी कोई भी डाउट अगर आपको आज के इस लेक्चर को लेकर होता है तो आप मुझसे सवाल निश्चित तौर पर पूछेंगे। दूसरी बात कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल लॉकुल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करे रहिएगा और जो बेल आइकन उसको दबाइएगा, तो इस तरह के जब भी मेरे वीडियो में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं मेरे, तो उस फेसबुक पेज को भी फॉलो करना नहीं भूलेंगे। उससे क्या होगा कि उस पर भी अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसकी भी जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। कोई भी डाउट है, मैं बार बार कहता हूँ, तो आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।